हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष चौहान। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम था जैव जगत। तो आज का हमारा टॉपिक है जैव जगत में विविधता, यानी इंग्लिश में बोले तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये 9th क्लास से मिलता जुलता एक टॉपिक है, डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। आपने जो पढ़ा था सेम वैसा ही टॉपिक ये है, जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। सिंपली इसमें देखिए बच्चों कि जैव विविधता होता क्या है। मतलब तो जैव विविधता पता होगा। जैव विविधता यानी विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता। ठीक है, किसमें है ये? जैव जगत में। तो क्या हो गया? जैव विविधता। यहाँ पे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जीव में क्या क्या विविधता, यानी इंग्लिश में बोले तो उसे वेरिएशन, वेरिएशन ही बोलते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस, अंतर। ठीक है, जीव में जीव तो बहुत सारे, और इसमें अंतर क्या क्या होते हैं। तो सिंपली मैं कुछ जीवों के नाम देता हूं, जैसे मक्का का पौधा है, गेहूं है, सरसों है, ओके, घास है कोई, या इसके बाद में मैं बात करूं पपीता है, बरगद है। जानवरों में बात करूं मैं, भालू है, सर्प है, कुत्ता है, गाय है, या फिर रेंगने वाले कीड़ों में बात करूं मकड़ी है, इत्यादि। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे ये सभी के सभी क्या हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए सभी के सभी जीवधारी हैं, जीवन है, जीव है। क्या ये सभी एक समान है? तो सीधा सा आंसर है कि नहीं, ये एक समान नहीं है। क्यों एक समान नहीं है? क्योंकि पहली बात तो ये पादप वर्ग में लिख दिया, पादप, ठीक है, यानी पौधे, और इधर मैंने क्या लिख दिया? जंतु। पहली तो ये अंतर हो गया कि साहब ये जंतु वर्ग के हैं और ये पादप के। मैंने यहाँ सर्प लिखा और मकड़ी लिखा, ये सभी जानवर हैं। हम छोटे क्लासों में इनको बोलते हैं कि 5 रेंगने वाले कीड़ों के नाम बताओ। ठीक है, तो वो सब चीजें नहीं पढ़ेंगे, हम 11th क्लास में आ गए। ये जानवर होते हैं। कल भी मैंने बताया था जिनमें लिक्विड होते हैं, मतलब जिसमें बॉडी फ्लूइड यानी शारीरिक तरल या शारीरिक द्रव्य पाया जाता है, जिसके शरीर में द्रव्य पाया जाता है, वो जंतु में आते हैं। और जो कि स्टेबल होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल नाम का पदार्थ पाया जाता है, क्लोरोफिल, तो वो क्या हो जाते हैं? पादप हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें सारी अंतर है। भालू देखने में कैसा लगता है? ठीक है, वो नॉन वेजिटेरियन है। सर्प के पैर ही नहीं होते हैं, अपने स्किन से चलता है, मोबाइलाइज करता है। कुत्ता है 4 टांगों का, ये भी होता है, इसकी पूंछ होती है बढ़िया सी, और ये घर में भी रहता है। ठीक है, ये रोटी भी खा लेता है। गाय है, सॉरी, गाय है यहाँ पे। तो गाय माता, आपको पता ही है गाय माता कितनी सीधी होती है, अपने घर पे भी रहती है। तो ये सारी वेरिएशन है। मकड़ी का शारीरिक बनावट अलग है। इंसान यहाँ पे देख लो, सबसे खतरनाक शारीरिक और सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। हम लोगों के अंदर विवेक बुद्धि होती है, हम अपना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी अपना घर नहीं बनाता है, इंसान अपना घर बनाता है। तो ये सारी वेरिएशन है, यानी ये जैव विविधताएं हैं। ये आज का टॉपिक हमारा यही है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैव विविधता में, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। जैव विविधता के लिए एक संस्था है, इसका नाम, यहाँ पे एक वैश्विक स्तर की संस्था है, इसका नाम है ICDN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल
नॉमेनक्लेचर। ओके बच्चों, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये क्या है? ये जैव विविधता को सरल करने वाली संस्था है, यानी ये क्या करती है? इंटरनेशनल मींस क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय वैश्विक कोड देती है। कोड का मतलब है सूचक नाम। बॉटेनिकल, ठीक है, यानी बॉटेनिकल को क्या कहते हैं? वानस्पतिक। नॉमेनक्लेचर कहते हैं नाम पद्धति। ठीक है, तो ये बॉटेनिकल यानी वानस्पतिक नाम पद्धति देने वाली संस्था कौन है? जितने भी वनस्पतियां हैं उनको सबको एक इंटरनेशनल नाम देने वाली संस्था कौन है? ICBN। इसको आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, भूलना नहीं है, ये आप नोट भी करते रहा करो साथ में। और ये क्या है यहाँ पे? ICZN। ओके बच्चों, ये जो संस्था है इसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये जो संस्था है ये क्या करती है? सेम वही है, वैश्विक कोड देती है। किसके लिए? जूलॉजिकल का मतलब क्या होता है बेटा? जंतुओं के लिए। तो जितने भी इधर साइड में मैंने जंतु लिखे हैं इनके लिए एक वैश्विक स्तर पे नाम देने वाली संस्था कौन है? ICZN। उम्मीद करता हूं आप इंग्लिश में भी इसको लिखेंगे और लिखने के बाद चीजों को अच्छे से समझेंगे और उन्हें जानेंगे, क्योंकि बेटा हिंदी के साथ साथ आपका हिंदी मीडियम स्कूल है, बट आपको इंग्लिश जाननी बहुत जरूरी है। तो ये दोनों संस्थाएं ICBN और ICZN, ये जो संस्थाएं हैं आपको क्यों, मतलब व्हाट इज द नीड, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि आपको इन संस्थाओं की? क्योंकि आप तो कहेंगे सर मुझे पता है, सर को भालू, गाय, मकड़ी ये तो हमें पता है। ठीक है, इसको इनके नाम जानने के लिए हमें इन संस्थाओं की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं बताता हूं, आप एक बार नोट कर लीजिए मैंने क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने ICZN और ICBN ये दो संस्थाओं के बारे में अभी बताया था, इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी ये मैंने पूछा था आपसे सवाल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इनकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में ही बहुत सारी 26 प्रकार की बोलियां लगभग बोली जाती हैं। रजिस्टर्ड लगभग 20-22 प्रकार की भाषाएं हैं जो कि स्टेट वाइज अलग अलग हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, प्याज जो हम लोग बोलते हैं उसके ब्रिटिशर्स या अंग्रेज लोग बोलते हैं ऑनियन। ठीक है, और गुजरात साइड में जाएंगे तो आप बोलते हैं कांदला। अलग अलग नाम होते हैं कि बैंगन को कोई कुछ और बोलता है, सीजन मतलब चेंज हो जाते हैं चीजें। जैसे शेर है, ठीक है, शेर को क्या बोलते हैं? लायन, मगर कुछ लोग नाहर भी बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के ये है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उन सारे नामों को कंफ्यूजन ना हो। अरे ये तो चलो इंडिया की बात है, अब जापानीज तो लैंग्वेज ही अलग है। ठीक है, जापानीज, जर्मन, वहां पे जो पढ़ाई होती है उनकी एक अपनी लैंग्वेज में होती है। जैसे हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, मगर हमारी पढ़ाई ज्यादातर किसमें कर दी गई है? इंग्लिश में। मगर जापान में और जर्मनी में और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं वो अपनी भाषा में स्टडी करवाते हैं। तो वहां पे उस भाषा में प्याज को, शेर को, बतख को
कुछ और कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इस कारण से IUCN और ICBN और ICZN ने संस्थाओं ने नाम को वैज्ञानिक तौर पर लिख दिया। इन संस्थाओं द्वारा जो नाम दिए जाते हैं ज्यादातर लैटिन भाषा में होते हैं, ठीक है, लैटिन भाषा में ये होते हैं नाम, और ये ज्यादातर थोड़े तिरछे लिखे जाते हैं जब हम लिखते हैं। जैसे अपना नाम हम लिखें तो ये क्या लिखेंगे, होमो सेपियंस, ठीक है सर। हमारा नाम क्या है, वैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूमन, हिंदी में कहेंगे मानव, मगर वैज्ञानिक तौर पे हम क्या हो गए, होमो सेपियंस, ठीक है। हिंदी में मैं लिख देता हूं होमो सेपियंस, ओके। और जब भी इनको लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, अलग अलग तौर पे अंडरलाइन करते हैं, ये इनके नियम हैं। तो ये नियम क्यों आए, क्योंकि हम विश्व में कहीं भी पढ़े, जैसे मान लीजिए आज एक कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है, इसके ऊपर कोई भी रिसर्च होगी, ठीक है। मान लीजिए कि हमने किसी का सैंपल लिया कि कोई दवाई थी, जैसे डेंगू की दवाई है या किसी बुखार की दवाई इस वैक्सीन में काम आ रही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई जो टाइफाइड है या फिर मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया की दवाई हमने इसको लगाई, इंजेक्ट की है कोविड पेशेंट में, ठीक है। कोविड का जो मरीज है उसमें हमने क्या किया है, इसकी मलेरिया की दवाई लगा दी है, ठीक है। ये इंडिया में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया, मगर जो जर्मन में है वो समझते ही नहीं है कि मलेरिया क्या है, वहां पे कुछ बीमारी का नाम अलग होता तो फिर कितनी प्रॉब्लम होती। या मलेरिया किससे होता है, फीमेल एनाफ्लीज में जो उनकी सलाइवा में जो पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल फिजन जो करता है, प्लाज्मोडियम। अगर वो कहते हैं कि प्लाज्मोडियम की जगह वहां पे किसी और से होता है तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि मलेरिया वाला इंजेक्शन लाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, यहाँ पे जो मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम नाम का जीव है, वो उसको किल करने के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है वही हमने कोविड पेशेंट में लगा दी। इस एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि मलेरिया में प्लाज्मोडियम होता है जिसकी वजह से हमें क्या होती है, बीमारी। कोविड पेशेंट में भी बुखार खांसी के सिम्टम्स होते हैं, तो हमने ये वैक्सीन इसमें लगा दी। अब उत्तर कोरिया में, जर्मनी में पता करना हो तो ये न्यूज हम कैसे डालेंगे, वैज्ञानिक तौर पर। प्लाज्मोडियम तो डालेंगे, कोविड पेशेंट यानी लिखेंगे प्लाज्मोडियम वैक्सीन इंजेक्टेड इन पेशेंट ऑफ कोविड होमो सेपियंस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दवा इसमें लगी है। तो ये बहुत सारे इसके अर्थ हैं। अब हम बात करते हैं एक महान वैज्ञानिक की जिसका नाम है कैरोलस लीनियस, ठीक है। इनका नाम वैसे कार्ल वॉन लीनियस भी था, ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए कार्ल वॉन लीनियस। इनका जो इनका नाम था कार्ल वॉन लीनियस, मगर बाद में इनको कैरोलस लीनियस के नाम से जाना गया। इस वैज्ञानिकों ने सबसे पहले वर्गीकरण में अपना सहयोग दिया, ठीक है। इनकी एक वर्गीकरण में सहयोग, इनकी एक किताब है जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी। ये वर्गीकरण की प्रथम आप मान सकते हैं कि सिस्टमा नेचुरी में इन्होंने समझाया कि कैसे कैसे सिस्टम प्रकृति के रूप से इन्होंने बताया, और इसमें एक पद्धति का जिक्र किया है जिसका नाम है द्वे-नाम पद्धति, ठीक है। द्वे-नाम पद्धति को इन्होंने दिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इन्होंने ही बनाया। देखिए बच्चों, अब आपको मैं इसको रफ करने के बाद बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा, तो आप समझ रहे होंगे कि ICBN और ICZN ने लैटिन भाषा में लिखते हैं नेम्स। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया था मलेरिया का,
और ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इसलिए इनको कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, क्योंकि विज्ञान तो हर जगह एक ही है। कैरोलस लिनियस ने एक इनकी किताब है सिस्टमा नेचुरी की, आप याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। इनका पहला नाम कॉल्डवेल लिनियस है। वर्गीकरण में सहयोग किया है। द्वैनाम पद्धति का इनको जनक माना जाता है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपने कैरोलस लिनियस के बारे में भी जाना था, जिनका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, जीवों में जो देते हैं, इसका नाम था द्वैनाम पद्धति है, द्विपद नाम पद्धति। ये काफी प्रख्यात हुआ, जिसको हम आज भी पढ़ते हैं, आज भी फॉलो करते हैं। ये जो द्विपद नाम पद्धति है, इसमें वंश और जाति को रखा गया है। मतलब प्रथम नाम जो होता है वो वंश का होता है, और द्वितीय नाम होता है वो किसका होता है? जाति का। वंश को इंग्लिश में कहते हैं जीनस, और जाति को कहते हैं स्पीसीज। ठीक है, पहला नाम जीनस का, दूसरा नाम स्पीसीज का, द्विपद नाम पद्धति। उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया था होमो सेपियंस। ठीक है, हिंदी में तो ये लगभग एक जैसा ही लिखा जाएगा, होमो सेपियंस, इसको केवल अंडरलाइन कर देंगे। जबकि इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको पहला प्रथम अक्षर इसका बड़ा बनाना पड़ेगा, एच का, होमो, और सेकंड सेपियंस। ठीक है, और इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। इसके अभी मैं नियम बताऊंगा। द्विपद नाम पद्धति के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जो कि कॉल्डवेल लिनियस या कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई है। होमो सेपियंस, ओके बेटा। तो ये जो होमो सेपियंस वर्ड है, ये तो एक हो गया, ये किसका है? मानव का, या मैंजीफेरा इंडिका। दूसरा क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। या तीसरा मान लीजिए राना टिग्रीना। या चौथा मान लीजिए, कोई भी आप नाम लीजिए, बॉस बुबोलिस। ये मैंने जो 3-4 साइंटिफिक नेम लिखे हैं, मैं आपको बता दूं। पहला वाला तो मानव का हो गया, मैंजीफेरा इंडिका, जिसको हम आम बोलते हैं, और राना टिग्रीना, जिसको हम मेंढक बोलते हैं, बॉस बुबोलिस, जिसको हम घर पे रखते हैं, भैंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये अलग अलग नाम दे रखे हैं। इनमें जो पहला वाला नाम है वो किसका हो जाएगा? आपके वंश का, जबकि दूसरा नाम किसका हो जाएगा? जाति का।
ये वंश जाति क्या होती है, अभी हम एक सिस्टम आपको पूरा समझाएंगे जिसमें वंश और जातियों के बारे में दे रखा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो नाम है आप ये याद रखेंगे। ये अभी उदाहरण है द्विपद नाम पद्धति की, ठीक है। हमेशा हर नाम में आपको दो पद मिलेंगे, एक वंश का और एक जाति का, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे द्विपद नाम पद्धति को लिखने के नियम, ठीक है। कुछ नियम और कुछ बातें आपको याद रखनी है, जिसमें सबसे पहला नियम ये है कि वंश का नाम प्रथम पद के रूप में लिखें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट, वंश का नाम मैंने कहा पहले लिखें, और अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इसको बड़ा लिखें, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, दूसरी बात क्या है कि इसमें प्रथम वर्ड या पहला अक्षर जो है, प्रथम अक्षर आप वंश का सदैव बड़ा लिखें। ये दो नियम आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको मैंने पहले ही बताया सेपरेटली, इसको लिखेंगे थोड़ा तिरछा करके लिखेंगे, या फिर इसको लिखेंगे वैज्ञानिक नाम जो है, ये वैज्ञानिक नाम या तो आप तिरछा लिखें ठीक है, या फिर नीचे की ओर रेखा खींचे या लाइन खींचे। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। और ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे खोजकर्ता या वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक का जो नाम होता है जिसने उस जाति के लिए नाम दिया है, उसको खोजा है, वैज्ञानिक का नाम पीछे की ओर संक्षेप में लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बताया था भी मैंजीफेरा, ठीक है, इंडिका, इसमें एम बड़ी बनाई है और ये कैसा है, ये वंश का नाम है। दूसरा नियम वो क्या है, तीसरा तिरछा या सेपरेटली अंडरलाइन मैंने अलग से रेखा खींच दी है। वैज्ञानिक का नाम पीछे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लेन लिख दो, ठीक है, लेन। ये किसने खोजा था, कार्ल लिनस ने या कार्लस लिनस ने इसको खोजा था, इसलिए आपको ये लिखना है कार्लस लिनस का, ठीक है, लेन लिख सकते हो। तो ऐसे द्विनाम पद्धति को हम लिखते हैं। आज का जो टॉपिक था पार्ट सेकंड था फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है जैव जगत। हमने पढ़ा जैव जगत की विविधता, द्विपदनाम पद्धति और उसके नियम। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा।
आगे के थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्गीकृत की गई है, वर्गीकरण जो 7 ऑर्डर्स में की गई है। उसके बाद कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या तत्व हैं जिनसे हमें वर्गीकरण समझने में आसानी होती है, या हमारे विश्व में जितनी भी जातियां हैं उनको पढ़ने में आसानी होती है। तो हमारा अगला पार्ट आप जरूर देखें। धन्यवाद।